हेलो स्टूडेंट्स, बाय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि जीव द्रव्य में जाल नुमा संरचना पाई जाती है। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है जो कि एक एनिमल सेल में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के रूप में उपस्थित होती है। केंद्रक के बाहर इस तरह से जाल नुमा संरचना में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स के रूप में पाई जाती है और इसकी रचना में सिस्टर्नी, पुटिकाएं और नलिकाएं, ये तीन रचनाओं से मिलकर के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्प्रद्रवी जालिका पाई जाती है। केंद्रक कला से कोशिका कला तक यह फैली हुई रहती है और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्प्रद्रवी जालिका, पोर्टर ने 1948 में अंतर्द्रवी जालिका या अंतर्प्रद्रवी जालिका के बारे में बताया। महीन शाखित दोहरी झिल्लीदार रचना होती है, जीव द्रव्य में उपस्थित होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अंतर्प्रद्रवी जालिका। जटिल जाल के रूप में केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स और स्तनधारी की आरबीसी में ये एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। दोहरी इकाई कला से निर्मित कोशिकांग होता है। इसकी जो कला होती है वो 50 से लेकर के 100 यानी 50 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम मोटी कला होती है और 72 से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर इसकी कोशिका कला या इसकी जो दोहरी कला है ये उपस्थित होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन व केंद्रक कला के छिद्रों से ये जुड़ी हुई होती है। इस तरह से जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हो, ये खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका है जिस पर दाने दिख रहे हैं और ये दाने जो है राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। ये केंद्रक की संरचना है और इस केंद्रक में केंद्रक छिद्र यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ से यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली होती है जिससे ये जुड़ी हुई रहती है और केंद्रक से केंद्रक द्रव्य और कोशिका कला के बीच में परिवहन का कार्य ये करती है। ये चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है जिसका अलग कार्य होता है, ये कार्य मैं आपको समझाऊंगी। और खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जालिका जैसा कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं राइबोसोम, ये कार्य इनके होते हैं। तो इस अंतर्द्रव्य जालिका की आज इस वीडियो में रचना मैं आपको बताने वाली हूँ, किस तरह से इसकी रचना होती है। सिस्टर्नी, पुटिकाएं और नलिकाएं किस तरह से उपस्थित होती है, देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन तीन रचनाओं से मिलकर बनी होती है। सिस्टर्नी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है सिस्टर्नी की, जिन पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। लगभग 40 से 50 मिली माइक्रोन लंबी चपटी नलिकाएं होती है जो केंद्र के चारों ओर एक ढेरी बना करके उपस्थित होती है। इनकी सतह पर जो राइबोसोम के कण पाए जाते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली कोशिकाएं जो सक्रिय कोशिकाएं होती है उनमें ये अधिक पाई जाती है। जैसा कि एग्जाम्पल देखें हम तो यकृत और अग्नाशय की कोशिकाओं में ये सिस्टर्नी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलिए देखते हैं वेसाइकल्स या पुटिकाएं क्या होती है। पुटिकाएं होती है इस तरह की गोलाकार स्ट्रक्चर, राउंडेड शेप में होती है। लगभग 200 से 500 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है पुटिकाओं का। और नलिकाएं, तीसरी स्ट्रक्चर है नलिकाएं जो कि अनियमित आकृति की होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है नलिकाओं की। इनका व्यास होता है 50 से 100 एंगस्ट्रॉम। ये चिकनी सतह युक्त होती है, ब्रांच्ड कंडीशन में पाई जाती है, शाखित होती है। ये नॉन सिक्रेटरी सेल्स में ज्यादा उपस्थित होती है। इसका एग्जाम्पल है रेखित पेशी कोशिकाओं में ये पाई जाती है। ईआर की कला में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला में फास्फोलिपिड्स अन्य कलाओं की भांति पाए जाते हैं।
फास्फोलिपिड्स द्वारा निर्मित होती है। पदार्थों का आवागमन मेन रोल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी पदार्थों के ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर होती है, जालिकावत संरचना होती है, इसलिए पदार्थों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फास्फोलिपिड्स में लेसिथिन, सिफेलिन इस तरह के पदार्थ ज्यादा मिलते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में उपस्थित होते हैं। चलिए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है। 2 टाइप्स की होती है, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER कहते हैं, और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको SER कहते हैं। RER यानी खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए ये खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका बनती है। राइबोसोम कण यहाँ पर पाए जाते हैं, ये राइबोफोरिन नामक प्रोटीन से जुड़े होते हैं। राइबोसोम का व्यास होता है 100 से 150 एंगस्ट्रॉम। लीवर सेल्स, गोबलेट सेल्स में ये मिलते हैं, और राइबोसोम की वजह से ये जाल जो है बेसोफिलिक कंडीशन में होता है। अब बात करें चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में वसा और स्टीरॉइड युक्त कोशिकाओं में ज्यादा मिलती हैं। वृक्क की, जैसे कि एग्जाम्पल है वृक्क की सेल्स, आंखों की ग्राही कोशिकाएं, लीवर सेल, इस तरह से। तो ये जो है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के रूप में 2 टाइप्स की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फास्फोलिपिड्स के द्वारा निर्मित होती हैं, पदार्थों के आवागमन का कार्य ट्यूब्यूल्स की उपस्थिति की वजह से होता है। लेसिथिन, सिफेलिन इस तरह के पदार्थ इसमें मिलते हैं, और प्रोटीन्स एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहला कार्य है एटीपी का निर्माण। कोशिकाओं में अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर एटीपी के निर्माण हेतु उत्तरदायी होती है, क्योंकि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है। खाद्य सामग्री के विनिमय हेतु ऊर्जा के रूप में एटीपी काम में आती है, इसलिए एटीपी का फॉर्मेशन जालिका की सतह पर होता है। सेकंड है पदार्थों का आदान प्रदान, यानी विभिन्न पदार्थों का संवहन का कार्य होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। ये जाल के रूप में व्यवस्थित होती है, इसलिए कोशिकाओं के भीतर और बाहर पदार्थों के संवहन का कार्य बहुत ही सुचारू रूप में संपन्न होता है। तीसरा है अन्य कोशिका कलाओं का निर्माण। इसके द्वारा अन्य कोशिका कलाएं बनती है, जैसे कि सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है भंडारण का कार्य, स्टोरेज का कार्य। अंतर्द्रवी जालिका की कलाएं एक रिक्तिका या गुटिका को घेरती है, और इस गुटिका में संश्लेषण के दौरान पदार्थों का संग्रहण किया जाता है, यानी कि ये जो कलाएं होती है ये रिक्तिका को कवर करती है, एक खाली स्थान को कवर करती है, और उस खाली स्थान में संश्लेषण के दौरान पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण। कई विषैले पदार्थ होते हैं, भिन्न तत्वों के आविष प्रभाव से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बचाती है। नेक्स्ट है संश्लेषण का कार्य है, संश्लेषण का कार्य भी करती है। जैसे कि हम बात करें प्रोटीन संश्लेषण का, तो जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है वो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है, और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका लिपिड्स का, वसा का और स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन का संश्लेषण भी इनके द्वारा किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है आवेगों का संवहन। आवेगों का संवहन, क्योंकि अंतर्द्रवी जालिका जालिकावत संरचना होती है, सार्कोप्लाज्मिक जाल
बना होता है और इस सार्कोप्लाज्मिक जाल के कारण संवेगों और आवेगों का उद्दीपनों का संवहन होता है। नेक्स्ट है उपापचय कार्य या मेटाबॉलिक क्रियाएं, यानी कि विभिन्न पदार्थों को संग्रह करना और मेटाबॉलिक उत्पादन करना, विभिन्न नए पदार्थों का संश्लेषण करना, उत्पादन करना, दूसरे पदार्थों में परिवर्तन करना, ये कार्य भी यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। कई एंजाइमेटिक क्रियाओं के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्तरदायी होती है क्योंकि बेहतर सतह उपलब्ध होती है। लास्ट है यांत्रिक आधार या मैकेनिकल सपोर्ट बनाती है क्योंकि केंद्रक कला से लेकर के कोशिका कला तक एक जालिकावत संरचना के रूप में यह फैली होती है, इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो चलिए देखते हैं, समराइज करते हैं। आज हमने क्या स्टडी किया अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में। ये एक सेल की स्ट्रक्चर होती है और इस सेल की स्ट्रक्चर की संरचना होती है जालिकावत। इस जालिकावत संरचना की खोज पोर्टर ने की थी। पोर्टर ने इसको ER नाम दिया 1948 में। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में 3 रचनाएं होती हैं। सिस्टर्नी, पुटिकाएं, नलिकाएं। इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब हम बात करें कि ER के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं। एक है SER और दूसरा है RER। ये स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। कार्यों के बारे में मैंने आपको बताया भी। बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं, जैसे कि ATP का निर्माण करना, जैसे कि पदार्थों का आवागमन करना, जैसे कि कोशिका कलाओं का निर्माण करना, स्टोरेज का कार्य करना, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करना, मेटाबॉलिक क्रियाएं करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। ये सारे कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस तरह से आज आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।